मित्रों नमस्कार। हम अपनी स्टोरी हाउस चैनल पर हिंदी के लोकप्रिय उपन्यासों के पाठ की श्रृंखला में डॉक्टर राजीव गुप्ता के लिखे हुए बाल उपन्यास बहादुर बच्चे का पाठ कर रहे हैं। इससे पहले के अंकों में हम जिन अध्यायों तक का पाठ कर चुके हैं, अब बहादुर बच्चे उपन्यास के उससे आगे के अध्यायों का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 7वां। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वे सभी मित्र टिफिन कैरियर में अपना अपना खाना व बोतल में पीने का पानी लेकर मदनापुर गांव की तरफ रवाना हुए। इसके लिए रमेश, प्रकाश व नीलू ने अपने अपने स्कूटर ले लिए थे। गांव पहुंचकर वे लोग सबसे पहले गांव के प्रधान जी से मिले और उन्हें अपने आने का उद्देश्य बतलाया। प्रधान जी व वहां बैठे अन्य लोग उनके आने का कारण जानकर बहुत खुश हुए और उनका खुले दिल से स्वागत किया। जब उन्होंने घर घर जाकर देखा तो पाया कि गांव की औरतें पूरे दिन ही चौके चूल्हे में ही लगी रहती थीं। कई औरतों की आंखों से दिन भर धुएं में रहने के कारण पानी आने लगा था। उन लोगों का सामान्य स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। रमेश ने गांव वासियों को समझाया कि आंखों में हरदम धुआं लगने से आंखें जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। विटामिन ए की कमी से आंखों में दर्द रहने लगता है और रतौंधी नाम का रोग भी हो जाता है। विटामिन ए गाजर, टमाटर, पपीता, दूध, अंडे आदि में अधिक मात्रा में होता है। अतः विटामिन ए की शरीर में कमी न हो, इसके लिए इन चीजों का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। गांव के प्रधान जी ने पूछा, क्या विटामिन ए के अलावा भी और विटामिन होते हैं? हाँ प्रधान चाचा, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे विटामिन की आवश्यकता होती है। इनकी कमी होने से अनेक रोग हो सकते हैं। इन रोगों को दूर करने के लिए हमें उसी विटामिन की जरूरत पड़ती है जिस विटामिन की कमी से जो रोग होता है। तो रमेश बेटा, हमें बताओ कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले अन्य विटामिन कौन कौन से हैं और उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? प्रधान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। हाँ जरूर प्रधान चाचा, पर पहले आप गांव के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, जिससे कि सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। मैं अभी सब गांव वासियों को एक जगह पर एकत्रित करने की व्यवस्था करता हूँ। जब सभी ग्रामीण एक जगह एकत्रित हो गए तो रमेश ने कहना शुरू किया, दरअसल विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर की सामान्य क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। यद्यपि ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, पर अन्य ऊर्जा देने वाले पदार्थों के संश्लेषण एवं उनके उपयोग पर नियंत्रण रखते हैं। इनकी कमी से शारीरिक क्रियाएं त्रुटिपूर्ण होकर शरीर को रोगग्रस्त कर देती हैं। इसलिए इनको वृद्धि तत्व और इनकी कमी से होने वाले रोगों को अपूर्णता रोग कहते हैं। रमेश ने गांव वासियों को आगे बताया, हम विटामिन्स को 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहले वर्ग में वे विटामिन्स आते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, जैसे थायमीन, जिसे हम विटामिन B1 भी कहते हैं। यह अनाज, फलियों, यीस्ट, अंडे, मांस आदि में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसी तरह राइबोफ्लेविन, जिसे साधारण भाषा में हम B2 भी कहते हैं, कि शरीर में कमी हो जाने से किलोसिस रोग, निकोटिक अम्ल यानी B5 की कमी से पेल्लेग्रा रोग, पायरिडॉक्सिन, जिसे B6 भी कहते हैं, की कमी से शरीर में रक्त की कमी, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन, पैंथोथियनिक अम्ल की कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, वृद्धि का रुक जाना तथा फॉलिक अम्ल समूह के विटामिनों की कमी से खून की कमी होना एवं वृद्धि रुक जाना जैसी शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, रमेश ने विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा। उसी समय वहां बैठे हुए एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के ने उससे पूछा, भैया, मैंने किताबों में विटामिन C के बारे में भी पढ़ा है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश ने उसे उत्साहित करते हुए पूछा। नंदू। हाँ तो नंदू, विटामिन C को एस्कार्बिक एसिड भी कहते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होने की संभावना रहती है। यह विटामिन यीस्ट, अंडे, हरी सब्जियों, दूध, फलों, टमाटर, दाल व मछली आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
और दूसरे प्रकार के विटामिन्स कौन से होते हैं? एक दूसरे युवक ने अपने स्थान पर खड़े होकर पूछा। वह भी शायद किसी स्कूल का छात्र था। हाँ, कुछ अन्य विटामिन्स भी होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे रेटिनॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल, नैप्थाक्विनोन, जिन्हें क्रमशः विटामिन ए, डी, ई इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इन विटामिन्स की कमी से रतौंधी, सूखा रोग, पेशियों की कमजोरी आदि रोग हो जाते हैं, रमेश ने समझाया। तो क्या हमको नियम से विटामिन्स की गोलियां खानी चाहिए? प्रधान चाचा ने पूछा। वे इतने सारे विटामिन्स का नाम सुनकर चकरा गए थे। अरे नहीं प्रधान चाचा, शरीर में इन विटामिन्स की पूर्ति के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम विटामिन्स की गोलियां खाएं या महंगे टॉनिक पिएं। इसके लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। इससे हमारे शरीर में सभी विटामिन्स व अन्य सभी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है और हमारा शरीर निरोग बना रहता है, रमेश ने समझाया। भैया, संतुलित आहार किसे कहते हैं? उस युवक ने पूछा। संतुलित आहार यानी ऐसा आहार जिसमें सभी तरह की सब्जियां, फल, दूध, दाल, चावल, सलाद, अंडे आदि सब कुछ बदल बदल कर शामिल रहे, उसी को संतुलित आहार कहते हैं। इससे हमारे शरीर में लगभग सभी विटामिन्स के साथ साथ शरीर के लिए आवश्यक अन्य चीजें भी भरपूर मात्रा में पहुंच जाती हैं और हम स्वस्थ व चुस्त दुरुस्त बने रहते हैं, रमेश ने समझाया। इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रधान जी ने सभी गांव वासियों की ओर से रमेश को धन्यवाद दिया। उस दिन इसी तरह की कुछ अन्य बातें गांव वालों को समझाकर वे सभी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। वे लोग अपने आज के काम से संतुष्ट व उत्साहित थे। अध्याय 8वां। दूसरे दिन शारदा, नीलू और उमा ने लोगों के घरों में जाकर देखा कि गांव की अधिकतर महिलाएं अभी तक प्रेशर कुकर के बारे में भी नहीं जानती हैं, जिससे खाना बनाने में उनका अधिक समय व ऊर्जा व्यर्थ ही खर्च हो जाती है। इससे महिलाओं का सारा समय घर गृहस्थी के कार्यों में ही बीत जाता है, जिससे उनको अन्य कार्यों के लिए समय ही नहीं मिलता है। इस 21वीं सदी में, जबकि कंप्यूटर अपने पैर हर जगह पसार चुका है, उन्हें उनकी इस अज्ञानता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। शारदा, उमा व नीलू ने गांव की महिलाओं को प्रेशर कुकर के बारे में बताया कि इसका उपयोग करके वे अपना धन व समय दोनों ही बचा सकती हैं। यदि वे चाहें तो एक ही बर्तन में दो व्यंजन एक साथ पका सकती हैं, जैसे कि 2 सब्जियां या दाल और चावल एक साथ ही पकाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रेशर कुकर में न तो दाल कच्ची रहती है और न ही चावल जल जाने का भय रहता है। पतीली में दाल पकने में 40 मिनट लग जाते हैं, पर प्रेशर कुकर में वही दाल मात्र 10 मिनट में पक जाती है। इससे ईंधन कम लगने के कारण धन की बचत तो होगी ही, साथ ही समय की भी बहुत बचत होगी। गांव की अशिक्षित महिलाओं को उनकी इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। भला 40 मिनट की जगह दाल 10 मिनट में कैसे पक सकती है? यह कैसा करामाती बर्तन है जिसमें बार बार कच्ची पक्की देखने का झंझट ही नहीं रहता है। यह सीटी बजा बजाकर हमें खाने की वस्तुओं के पकने की सूचना भी देता है। नीलू ने उनके अविश्वास को देखते हुए उनसे कहा, यदि आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो कल मैं अपने घर से प्रेशर कुकर लेकर आऊंगी और आप लोगों के सामने आप लोगों के द्वारा ही दी गई दाल पकाकर दिखाऊंगी। तब ठीक है बिटिया, कल तुम सब लोग मेरे घर आ जाना। यह सामने वाला घर मेरा ही है, एक अधेड़ सी औरत ने उन सबको आमंत्रित करते हुए कहा। हाँ, ठीक है ताई जी, कल तो हम लोग सुबह से ही आपके यहाँ आ जाएंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी शर्त बिटिया? कल हम सभी लोग आपके यहाँ ही खाना खाएंगे। हाँ, खाना बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी, शारदा ने प्रस्ताव रखा, क्योंकि वह इसी बहाने खाना बनाते समय रखी जाने वाली साफ सफाई व अन्य सावधानियों के बारे में भी उन्हें बताना चाहती थी। वाह,
यह तो बहुत खुशी की बात है, बिटिया, ताई जी ने भी बहुत स्नेह से कहा। दूसरे दिन ताई जी के यहाँ गांव की बहुत सी महिलाएं प्रेशर कुकर का चमत्कार देखने के लिए एकत्रित हो गई थीं। जब नीलू ने प्रेशर कुकर में एक साथ दाल चावल केवल 10 मिनट में पका दिए, तो सभी महिलाएं यह देखकर अवाक रह गईं। उन्हें यह बर्तन बहुत ही उपयोगी लगा। नीलू ने जब उन्हें बताया कि यह बहुत ही सस्ता व सुरक्षित बर्तन है, यह छोटे बड़े सभी साइजों में बाजार में उपलब्ध है, जिसे आप अपने परिवार की आवश्यकता अनुसार खरीद सकते हैं। वैसे सावधानीवश इस बर्तन का उपयोग करने से पहले इसके भाप निकलने वाले सुराख को साफ कर लेना चाहिए। फिर भी सुरक्षा के लिए इसमें एक सेफ्टी वाल्व भी लगा होता है, जो कि आवश्यकता से अधिक दबाव पड़ने पर खुल जाता है। इसकी उपयोगिता देखते हुए कई महिलाओं ने प्रेशर कुकर खरीदने का निश्चय कर लिया था। एक दिन सभी मित्र गांव में घूमते हुए एक घर के सामने पहुंचे, तो उन्होंने घर के सामने भीड़ लगी देखी। गांव वालों से बात करने पर उन्हें पता चला कि एक औरत के ऊपर बाधा है, जिसके कारण वह बीमार पड़ी रहती है। पड़ोसी गांव के ओझा जी इसका उपचार कर रहे हैं। जब वे लोग उस घर के अंदर पहुंचे, तो यह देखकर हैरान रह गए कि वहां पूरे कमरे में धुआं ही धुआं भरा था और वह औरत इतनी गर्मी में भी सर्दी से कांप रही थी। पास ही एक व्यक्ति बाबा के भेष में आग जलाए बैठा था और बीच बीच में आग में हवन सामग्री डालते हुए न जाने कौन सा मंत्र बुदबुदा रहा था। करीब 1 घंटे तक यही सब चलता रहा। फिर अचानक उस महिला को ठंड लगना बंद हो गई और उसका सारा शरीर पसीने से नहा गया। वह लड़की धुएं और गर्मी से बेचैन हो उठी। यह देखते ही ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगा, भाग, भाग जा दुष्ट! इस लड़की को छोड़कर भाग जा। मेरे रहते तो इस लड़की का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना देखने के बाद प्रकाश ने वहीं खड़े एक ग्रामीण से पूछा, भाई साहब, इसको क्या परेशानी है? यह मेरी बड़ी बहन है। इन पर प्रेत बाधा है, उसने जवाब दिया। यह आदमी कौन है और यह सब क्या कर रहा है? यह पड़ोस के गांव के ओझा जी महाराज हैं, जो कि भूत बाधा दूर करने, टोना टोटका निकालने व गंडा ताबीज देने में माहिर हैं। उस आदमी ने प्रकाश के कान में धीरे से कहा, क्या आप बता सकते हैं कि इनको क्या परेशानी थी? आशा दीदी को हर 2 दिन बाद बहुत जोर से ठंड लगती है और बुखार आ जाता है। किसी डॉक्टर से आपने आशा दीदी का इलाज नहीं करवाया? करवाया था। किससे? अपने गांव के ही डॉक्टर से, पर ये ठीक नहीं हुई। तो फिर आशा दीदी को शहर ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। ऐसे तो इसकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। ओझा जी महाराज कहते हैं कि प्रेत बाधा का कोई इलाज नहीं है, केवल तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के बल पर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। वह आदमी कुछ झिझकता हुआ बोला। लेकिन मेरी समझ में तो आशा दीदी को मलेरिया का बुखार है। गांव के डॉक्टर साहब ने मलेरिया की उचित खुराक नहीं दी होगी, इसलिए बुखार नहीं उतर रहा है। मेरे ख्याल से तो इसका इलाज शहर के किसी अच्छे डॉक्टर से करवाओ, प्रकाश ने राय दी। तब तो ओझा जी भी नाराज हो जाएंगे। वो क्यों? उन्होंने इलाज करवाने मना जो कर रखा है। तो होने दो उसे नाराज। उसके डर से दीदी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? वह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? वाह! फिर वे हम लोगों की प्रेत बाधा दूर नहीं करेंगे, कहकर वह व्यक्ति ओझा जी के पास जाकर बैठ गया। आशा के भाई का नाम उमेश था। ओझा जी के चले जाने के बाद प्रकाश व उसके मित्रों ने आशा के परिवार के अन्य सदस्यों को भी समझाया, परंतु वे लोग अंधविश्वास में इस बुरी तरह से जकड़े हुए थे कि वे उन लोगों की एक भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्हें डर था कि यदि ओझा महाराज उनसे नाराज हो गए, तो अनर्थ ही हो जाएगा। रमेश व उसके मित्रों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।
किस तरह से उनके अंधविश्वास को दूर किया जाए। तभी नीलू ने सुझाव दिया, रमेश के पिताजी तो डॉक्टर हैं, क्यों न इस संबंध में उनसे मार्गदर्शन लिया जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। डॉक्टर अंकल ही हमें ठीक सलाह देंगे कि अब क्या किया जाए। उन सभी ने सहमति जताते हुए कहा। जब शाम को गांव से वापस आकर उन्होंने अपनी समस्या डॉक्टर प्रमोद जी को बताई, तो वे गंभीर होकर बोले, बच्चों, यह तो सचमुच एक अजीबोगरीब समस्या है। आज के आधुनिक युग में भी कुछ लोग इतने पिछड़े हुए हैं कि वे अभी भी भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास करते हैं। जैसा कि तुम लोग बता रहे हो कि उसको हर 2 दिन बाद ठंड देकर बुखार आता है और फिर पसीना निकलने के बाद गर्मी लगने लगती है, तब तो उसको निश्चित रूप से मलेरिया ही है। यह उचित खुराक में मलेरिया की दवा देने से निश्चित ही दूर हो जाएगा। उमा बोली, डॉक्टर अंकल, यही तो परेशानी की बात है कि वे लोग उस लड़की को डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार ही नहीं हैं और न ही कोई दवा खिलाने को। उन्हें तो बस उसी ओझा की बातों पर विश्वास है। उमा की बात सुनकर डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। अब हमको उन्हीं की तरकीब से उन्हें दवाई खिलानी होगी। वह कैसे, अंकल जी? बच्चों ने हैरानी से पूछा। मैं आप लोगों को दवा की गोली पीसकर उसकी पुड़िया बनाकर दूंगा। इसकी 2 खुराक से ही वह लड़की ठीक हो जाएगी। लेकिन उसे दवा खिलाएंगे कैसे? उससे कहना कि यह शहर के बड़े तांत्रिक जी ने मंत्र पढ़कर भस्म दी है। इससे आशा दीदी अवश्य ठीक हो जाएंगी, डॉक्टर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह अंकल जी, यह तो आपने बहुत ही अच्छी तरकीब बताई है। इस तरह से तो वे लोग अवश्य ही उस लड़की को दवा खिला देंगे, बच्चों ने खुश होकर कहा। तब डॉक्टर साहब ने कंपाउंडर से 2 पुड़िया बनवाकर उन्हें दी। दूसरे दिन रमेश ने ऐसा ही किया। उसने पुड़िया आशा के पिताजी को देते हुए कहा, चाचा जी, मुझे भी आप लोगों की बात सही लग रही है। आशा दीदी पर कोई भूत बाधा ही है। मैं शहर के माने हुए तांत्रिक बाबा श्री हरिओम महाराज से यह मंत्र फूंकी भस्म लेकर आया हूँ। इसको इनकी चारपाई के चारों ओर 7 बार घुमाकर खिलाना है। बाबा हरिओम महाराज का कहना है कि इस भस्म के सेवन से बड़े से बड़ा भूत प्रेत एक ही दिन इनके शरीर से निकलकर भाग खड़ा होगा। यह उनका चैलेंज है। और हाँ, यह बात गांव के ओझा जी को मत बताइएगा, नहीं तो वे बुरा मान जाएंगे। उन्हें तो दीदी का इलाज करते हुए 1 महीना हो गया है। अब आप हमारे शहर वाले तांत्रिक महाराज का भी चमत्कार देखिए। मैं तो उन्हें 101 रुपए दक्षिणा भी चढ़ा आया हूँ, रमेश ने गजब का अभिनय करते हुए कहा। यह सुनकर आशा के पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने सहर्ष 2 पुड़िया ले लीं। आशा की चारपाई के चारों ओर 7 बार घुमाकर एक पुड़िया तो उन्होंने उसी समय आशा को खिला दी। प्रकाश ने उनके संदेह को मिटाने के लिए यह भी कह दिया, चाचा जी, यदि आशा दीदी इस भस्म के खाने से ठीक हो जाएं, तो आपको भी शहर वाले तांत्रिक महाराज को दक्षिणा के रुपए व मिठाई चढ़ानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा? यदि मेरी बेटी के ऊपर से प्रेत बाधा दूर हो गई, तो हम भी पूरे 101 रुपए उन्हें भेंट करेंगे और गांव के ओझा जी को छोड़कर उनके भक्त हो जाएंगे। आशा के पिताजी की बात सुनकर वे सभी मित्र मन ही मन खूब हंसे। अब उनको इस गांव वासियों के बीच में आनंद आने लगा था। उन्होंने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के उन युवकों से, जो कि सुबह शहर में पढ़ने जाते थे, गांव में सांयकालीन कक्षाएं लेने का अनुरोध किया। इस पुनीत काम के लिए प्रधान जी ने अपनी बैठक खुशी खुशी दे दी। वहां पर छोटे छोटे बच्चों की कक्षाएं प्रारंभ हो गईं। गांव के पढ़े लिखे लोग उन बच्चों को अक्षर ज्ञान देने लगे। इस तरह ज्ञान के दीप से अन्य दीप प्रज्वलित हो उठे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस समस्या का इतना आसान हल निकल आएगा।